आकाशवाणी है। अग्नि चक्र आज प्रस्तुत है श्री C.L. जोस के मूल मलयालम नाटक अग्निवलयम का ये हिंदी रूपांतर। तो सुनिए नाटक अग्नि चक्र। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। जी, इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो? आप मेरी ओर क्या देख रहे हैं? ऐसे ही। मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मेरा मतलब है, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं इस जेल का अध्ययन करने के लिए आया हूँ। और मैं इस जेल में सड़ने आई हूँ। इसका आभास तो आपको यहाँ देखते ही हो गया था। लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ भी आभास नहीं हुआ। कौन है आप? मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम में कई नाटक लिखे हैं। तो फिर यहाँ आने का प्रयोजन? इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया। ओह, तो आप अनुभव बटोरने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं? जी हाँ, आप ये भी समझ सकती हैं। चले जाइए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए, उत्तेजित मत होइए। अगर आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आपकी ये क्रूरता या कहूं निष्ठुरता उहड़ी हुई सी लगती है। क्या मतलब? मेरे विचार से आप स्वभावतः सुसंस्कृत और भावुक महिला हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हत्या के अपराध में आजीवन कारावास का दंड भोग रही हूं। हत्या? आजीवन कारावास? आपका नाम? मेरा नाम डेजी है। डेजी? क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? हाँ, कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। ओह, आप वही डेजी है ना? हाँ। ओह, आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की? अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो। यानी आप स्वीकार करती हैं कि आपने हत्या की है? जी हाँ। तो फिर आपने पुलिस में या अदालत में कोई बयान क्यों नहीं दिया? मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आप इतना क्रूर काम नहीं कर सकती। ऐसे संपन्न घर की पढ़ी लिखी महिला ऐसा जघन्य अपराध करे, ये बात मेरी सोच में नहीं आती। आप व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं। नहीं, मैं भावुक नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारा केस अच्छी तरह याद है डेजी। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि तुम्हारे बारे में प्रचारित प्रकाशित कहानियां सच नहीं हो सकती। तुम जरूर को छिपा रही हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो डेजी? क्या किसी को बचाने के लिए? बताओ, क्या किसी को बचाने के लिए तुमने उसका अपराध अपने सिर पर ओढ़ लिया है? बोलो, आखिर किसके पापों का प्रायश्चित कर रही हो तुम? डेजी, क्या तुम अपनी कहानी किसी को नहीं बताना चाहती? नहीं। मुझे भी नहीं। नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। ना डेजी, ऐसा मत कहो। अनकहे सच का दर्द तुम्हें जीवन भर चैन नहीं लेने देगा। इससे न तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, न ही उसकी आत्मा को जिसके लिए तुमने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। डेजी, तुम्हें अपनी कहानी बतानी ही होगी, किसी को भी। लेकिन कहो, सच क्या है? डेजी, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी खामोशी के कारण तुम्हारे निरपराध चरित्र को किस किस तरह कलंकित किया गया है? निरपराध चरित्र?
ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? पता नहीं। डेजी, बताओ आखिर सच बात क्या है? किसका दोष है? किसी अन्य व्यक्ति का, परिस्थितियों का, या कि भाग्य का? बताओ डेजी, दोष किसका है? दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग। कौवी तबीयत कैसी है? बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं। क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर? क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। क्या करने से तुम्हें आराम होगा, ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या? डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है। अच्छा? अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता। तब तो दोनों ही 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों? नमस्ते डॉक्टर। ओह, नमस्ते। कहाँ गई थी तुम? सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं। अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी। मेरी पत्नी जो ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई? हम दोनों के लिए। नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए। इसकी बात पर ध्यान न दीजिए डॉक्टर। खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे। अच्छा। तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? सच तो यही है ना? सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है। अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।
डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है? क्या? हमारे बच्चे हैं या नहीं? हाँ, ख्याल है। मुझे याद है ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी। नहीं तो? नहीं? हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा बेनी। तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊं? हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी। ए, डेज़ी, इधर आओ ना। बेनी, ये अस्पताल है। तो क्या हुआ? आओ ना। डेज़ी, डेज़ी, तुम्हारी सुंदरता देखकर ग्रीक प्रतिमाओं की याद आती है। मुझे नहीं पता। सुनो बेनी, मैंने पढ़ा है कामदेव बहुत सुंदर होता है। मैं तो नहीं हूँ। कौन कहता है? मेरे मन की आंखों से देखो बेनी। डेज़ी, डेज़ी, my darling, my love, I can't live. बेनी, 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 क्या हुआ? कुछ दर्द सा हो रहा है। अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है। नहीं, नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिddiness है, चिंता की कोई बात नहीं। नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डेज़ी, बेनी, एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं? बताऊं? दोनों। मेरा मतलब है कि तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है? तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में। तो आप कलाकार भी हैं? हाँ? कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप डॉक्टर लॉरेंस है ना? जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना? हाँ, डॉक्टर। माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकता। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका और लॉरेंस। मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी। कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे। तो क्या मैं कंप्यूटर नहीं हूँ? हाँ? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे? यही कोई 14 या 15 साल। और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में। Exactly. गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था। आप आ गए हैं तो लगता है जैसे। सब वो बातें रहने दीजिए आप। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है? चेस्ट में पेन है। हाँ। दिल की तरफ भी पेन है। वैसे सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है। ये ठीक से नहीं बताते, बस यही कह देते हैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं, ये इनकी आदत है। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी जी, मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं? डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है। बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है। हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है। खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना? ओके, बाय। भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज ये दिया। फ्लास्क क्यों ले रखा है? अरे बाबा,
मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं आगे जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या? लीजिए, दवा ले लीजिए। अरे गिरिजा, तुम? आप यहाँ? हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है। दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द? जरा शिष्टता से बात करो। जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो। जरा आहिस्ता बोलो। मुझे पहचान लिया आपने? हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है। अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष। तुम ऐसा सोचती हो? सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा। हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा। मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती। क्या? आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा। ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो? अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया। मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली। देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो। उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था। आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास कर लूं? नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते। हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस। अच्छा? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? कितने रुपए खर्च हुए? करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी। माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो
तो अब भी पता लगा सकती हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ में 50 रुपए भी मैंने रखवा दिए थे। क्या? हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा। मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है। गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात? वो बेनी कहाँ है? चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना? हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई। कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर। डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। डॉक्टर, हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा। डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना। अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी। नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर। डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं। आइए आइए, कहाँ थे जनाब? ओह डॉक्टर। भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है, पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। हाँ? इस पैकेट में क्या है? बता दूंगा। पहले ये बताओ, मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोज किया? भाई, रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े। कोई गड़बड़ है डॉक्टर? अरे भाई, गड़बड़ कैसी? डोंट वरी, मैं तो हूं। आई विल डू माई बेस्ट। लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो। इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना? और हाँ बेनी, एक बात और। हाँ? इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा, तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय। तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए? तुम्हारे लिए एक चीज है। अच्छा, देखो तो। लो, देख लो। साड़ी। ये अब काहे को? और यहाँ मेरी ओर से प्रेजेंट। प्रेजेंट? हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो, ये रख लो। तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी। अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो। तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी। नहीं नहीं नहीं,
रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं, नहीं ना? अच्छा, तो फिर हंस दो। देखो, ये ऐसे ऐसे। क्या क्या हुआ आपको? यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना। बेनी, 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 डॉक्टर, डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया। ओह नो! हाँ, सदा के लिए मुझसे बिछुड़ गया। आखिर ये हुआ कैसे? ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। 5 दिन बाद मुझे होश आया। मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। किसी तरह कुछ महीने बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के लिए उनके मन में बहुत स्नेह था। एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए। लेकिन तुमने पुनर्विवाह क्यों किया? वास्तव में पुनर्विवाह मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन पिता तुल्य डॉक्टर रामदास और बहन समान गिरजा ने मुझे बहुत समझाया बुझाया। इस सब के बावजूद मेरे अंदर बेनी जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है, अग्नि चक्र। अभी आप श्री C.L. जोस के मूल मलयालम नाटक अग्निवलयम का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी रूपांतर श्री P.G. वासुदेव ने किया। निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। प्रस्तुतिकरण सहायक थे सुदर्शन कुमार और गोपाल सक्सेना। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। डेजी वीना होरा, डॉक्टर लॉरेंस विश्व मोहन बड़ोला, बेनी श्याम अरोड़ा, डॉक्टर रामदास नंदलाल शर्मा, गिरिजा हर्ष बाला और नाटककार दीनानाथ। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।